हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 कार्यपालिका। एग्जाम टर्म सेकंड। कार्यपालिका की संपूर्ण जानकारी के लिए हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 4 कार्यपालिका। बच्चों, कार्यपालिका में हम सबसे पहले जानेंगे संसदीय शासन प्रणाली किसे कहते हैं, इसकी प्रमुख विशेषता बताइए। संसदीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग संसद की सलाह से करता है। बच्चों, संसद में बैठती है मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडल का स्वामी होता है प्रधानमंत्री। इसका मतलब यह हो गया कि संसदीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत वास्तविक शासक प्रधानमंत्री होता है, जबकि नाम मात्र का राष्ट्रपति शासक होता है। इसे ही संसदीय शासन व्यवस्था कहते हैं। बच्चों, इसमें राष्ट्रपति की जो समस्त शक्ति हैं वो प्रधानमंत्री की सलाह से कर रहा है, तो प्रधानमंत्री वास्तविक शासक हुआ और राष्ट्रपति नाम मात्र का। इसकी विशेषताएं: वास्तविक शक्ति संसद के पास होती है। दूसरी विशेषता है मंत्रिमंडल पर प्रधानमंत्री का नियंत्रण पाया जाता है। जी, संसदीय शासन व्यवस्था में संविधान ने जो मंत्रिमंडल की सारी शक्तियां जो है प्रधानमंत्री के नियंत्रण में दे दी गई है। तीसरी, इस व्यवस्था में वास्तविक शासक प्रधानमंत्री होता है और राष्ट्रपति नाम मात्र का शासक होता है। फोर्थ पॉइंट है मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। फिफ्थ है इस व्यवस्था में विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये हमने जाना कि संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं। अब बात करेंगे हम अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली किसे कहते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं। जी, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति अपनी संपूर्ण शक्तियों का प्रयोग स्वयं करता है। इस प्रणाली में राष्ट्रपति वास्तविक शासक है और प्रधानमंत्री नाम मात्र का शासक है। बच्चों, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो राष्ट्रपति की जो शक्ति है वो सो विवेक से करता है, ना वो संसद की सलाह लेता है, ना मंत्रिमंडल, ना प्रधानमंत्री। इसलिए राष्ट्रपति जो हुआ यहाँ पर वास्तविक शासक हुआ, जबकि प्रधानमंत्री की नाम मात्र का शासक हुआ है। इसे ही हम अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। ये प्रणाली जो है अमेरिका में पाई गई है, और जबकि हमने जो उपरोक्त संसदीय शासन प्रणाली पढ़ी वो इंडिया में पाई गई है। चलिए अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषताओं के ऊपर बात करते हैं। पहली विशेषताएं: मंत्रिमंडल के सदस्य राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सेकंड, इस प्रणाली में राष्ट्रपति वास्तविक शासक होता है और प्रधानमंत्री नाम मात्र का शासक होता है। बच्चों, थर्ड है राष्ट्रपति शासन का मुखिया होता है। फोर्थ, कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, क्योंकि कार्यपालिका राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में। और फिफ्थ है इस प्रणाली में विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती, क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो कार्यपालिका है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है, यहाँ पर संसद की यानी प्रधानमंत्री का जो पद है नाम मात्र का है, तो इसलिए यहाँ पर विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती। अब हम बात करेंगे संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में अंतर क्या है। देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए। संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री देश का वास्तविक शासक होता है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में नहीं। तो बच्चों, अभी हमने क्या बताया, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में वास्तविक शासक कौन होता है, राष्ट्रपति। ठीक है, इसलिए अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री नाम मात्र का शासक होता है। सेकंड है संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल पर प्रधानमंत्री का नियंत्रण होता है, जबकि अध्यक्षात्मक में नहीं। बच्चों, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल पर किसका नियंत्रण है, यहाँ पर राष्ट्रपति का है, इसलिए दोनों का अंतर बनता है। थर्ड है संसदीय शासन प्रणाली भारत में पाई गई, जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अमेरिका में। फोर्थ अंतर है संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग संसद से पूछ कर करता है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में, क्योंकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वविवेक से करता है, यानी अपनी मर्जी से करता है, तो यहाँ पर संसद का कोई भी रोल नहीं है। तो ये हमने जाना संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में अंतर। बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है, कई बार आया, इसे ध्यान से देखिएगा। चलिए अब बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री की रचना के बारे में, कि भारत के जो प्रधानमंत्री उनकी रचना यानी गठन बताइए। तो बच्चों, इनकी रचना में हम पहले पढ़ेंगे योग्यता के बारे में। ध्यान से देखिए। तो प्रधानमंत्री बनने की पहली योग्यता है वे भारत का नागरिक हो। बच्चों,
जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने की योग्यता रखेगा वो भारत का नागरिक हो, इसका मतलब वो भारत का जन्मजात नागरिक होना चाहिए। बी, उसकी आयु 25 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। प्रधानमंत्री की आयु रखी गई 25 वर्ष या इससे अधिक। मतदाता सूची में उसका नाम हो। जी, जब तक मतदाता सूची में यानी वोट देने का अधिकार यानी राजनीतिक अधिकार नहीं होगा तो वो प्रधानमंत्री कैसे बनेगा, इसलिए मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। वे किसी लाभ के पद पर ना हो। बच्चे यहाँ पर लाभ का पद जो है वो सरकारी नौकरी यानी गवर्नमेंट जॉब की नहीं होता है, तो वे किसी गवर्नमेंट जॉब पर ना हो। अगर है तो प्रधानमंत्री यानी इलेक्शन लड़ने के लिए उसे लीव लेनी पड़ेगी, और लीव लेने यानी 5 साल के नहीं, अगर वो जीत जाता है तो ठीक है, नहीं जीतता तो अपने पद को दोबारा ले सकता है। तो नेक्स्ट है, वे पागल व दिवालिया ना हो और वे किसी गंभीर अपराध का दोषी ना हो। अब बात करेंगे प्रधानमंत्री के कार्यकाल की। हाँ बच्चों, भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया है। अगर खुद चाहे तो अवधि से पहले त्यागपत्र भी दे सकता है, और इससे चाहे तो बदला भी जा सकता है प्रधानमंत्री को। इसकी नियुक्ति के बारे में बात करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिए। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति देश के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, परंतु राष्ट्रपति इस संबंध में स्वतंत्र नहीं है। वे केवल लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। हाँ बच्चों, देखिए, जिस लोकसभा चुनाव में जिस पार्टी को बहुमत मिलता है, और बहुमत मिलने के बाद जो दल का नेता होता है और जिसे पार्टी चाहती है उसको प्रधानमंत्री बनवा सकती है। राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकता। नेक्स्ट है वेतन भत्ते। भारत के प्रधानमंत्री को प्रतिमाह लगभग 1,60,000 रुपये की बेसिक सैलरी मिलती है। इसमें 50,000 रुपये बेसिक सैलरी है। इसके अलावा वे भत्ता 3,000 रुपये और सांसद भत्ता 45,000 रुपये मिलता है। साथ ही 2000 के हिसाब से रोजाना भत्ता भी मिलता है, जो महीने में 61,000 रुपये होता है। ये सभी मिलाकर 1,60,000 हो जाता है। प्रधानमंत्री सैलरी वर्ष 2022 से मिल रही है। अब बात करेंगे, अभी तक हमने पढ़ा प्रधानमंत्री के गठन के बारे में, अब बात करेंगे शक्ति के बारे में। बच्चों, ये चैप्टर में कार्यपालिका में भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति इन दोनों में से एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रिपीट होता है बार बार, तो आप प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को बहुत अच्छे से देखेंगे, और फिर आगे हम राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बारे में बात करेंगे। चलिए, प्रधानमंत्री का कार्य क्या है देखिए। पहला कार्य, मंत्री नियुक्त करने हेतु अपने दल के सदस्यों के नाम राष्ट्रपति को सुझाता है। राष्ट्रपति केवल उन्हीं लोगों को मंत्री बना सकता है जिनके नाम की सिफारिश प्रधानमंत्री करता है, अन्य की नहीं। सेकंड है, ये निश्चित करता है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा, और वह उसको आवंटित विभाग के फेरबदल भी कर सकता है। वह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता भी करता है और अपनी मर्जी से हिसाब से निर्णय बदल भी सकता है। फोर्थ है, प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति एवं पद्धति के अनुसार राष्ट्रपति को ही की जाती है। जी। नेक्स्ट है, देश की वित्त व्यवस्था एवं वार्षिक वित्तीय विवरण निर्धारित करने में भी प्रधानमंत्री की मुख्य भूमिका होती है। और सिक्स शक्ति है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है तथा उनके निर्णय को भी प्रभावित करता है। और सेवंथ, संविधान के अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री को ये शक्ति है कि वह प्रशासन तथा विधान से संबंधित सूचना राष्ट्रपति को देता है। तो हमने जो बात करी प्रधानमंत्री के बारे में, बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति की रचना यानी गठन के बारे में। इसके गठन की पहली बात करेंगे योग्यता। तो वे भारत का नागरिक होना चाहिए बच्चों। उसकी आयु 35 वर्ष या से अधिक, अगर राष्ट्रपति बनना है तो उसकी आयु 35 वर्ष या से अधिक होनी चाहिए। मतदाता सूची में उसका नाम हो, वे किसी लाभ की पद पर ना हो, वे पागल व दिवालिया ना हो, वे किसी गंभीर अपराध का दोषी ना हो। बच्चों, ये प्रधानमंत्री की तरह ही योग्यता है, बस इसके अंदर आयु बदल दी गई है। प्रधानमंत्री की नहीं 25 और जबकि राष्ट्रपति ने 35 वर्ष है, बाकी सेम रहेगा। अब इसके कार्यकाल की बात करते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया है। इस अवधि से पहले भी स्वयं त्यागपत्र दे सकता है, परंतु इसे महाभियोग के अतिरिक्त किसी और प्रकार से पद से नहीं हटा सकते। बच्चों, अब इसका कार्यकाल वैसे 5 वर्ष होता है। अगर स्वयं त्यागपत्र दे तो पद को छोड़ेगा, अगर राष्ट्रपति के अलावा इसे पद से कोई हटाना चाहे तो नहीं हटा सकता, क्योंकि संविधान में इसे हटाने की व्यवस्था महाभियोग के द्वारा ही की गई है। तो आपको संसद में महाभियोग का एक कानून पास करना पड़ेगा, जब भी आप उसे पद से हटा सकते हो। अब बात करते हैं इसके वेतन भत्ते के बारे में। जी, वेतन भत्ते वर्तमान समय में राष्ट्रपति को
5 लाख मासिक वेतन प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त रहने के लिए राष्ट्रपति भवन, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा, वाहन व अन्य सुविधाएं मिलती है और अवकाश ग्रहण करने के पश्चात पेंशन भी मिलती है। बच्चों पेंशन में बता देता हूँ, इनकी पेंशन जो है 9 लाख रुपए सालाना होती है राष्ट्रपति के लिए। अब बात करते हैं निर्वाचन प्रणाली। जी, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? राष्ट्रपति को कोई भी नहीं बना सकता। राष्ट्रपति को अगर राष्ट्रपति बनाना है तो उसके लिए निर्वाचन प्रणाली अपनानी पड़ेगी। चलिए निर्वाचन प्रणाली में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। बेटा, राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। निर्वाचक मंडल में संसद की लोकसभा के सदस्य, जिसे एमपी कहते हैं, राज्यसभा के सदस्य और देश की संपूर्ण राज्य विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं और इसका चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के से गुप्त मतदान के द्वारा होता है। अब बात करते हैं महाभियोग। अभी हमने बात करी थी ना, राष्ट्रपति को पद से हटाने वाला महाभियोग की प्रक्रिया क्या है। देखिए, महाभियोग की प्रक्रिया यानी पद से हटाए जाना राष्ट्रपति को। संविधान के अनुच्छेद 6 के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। बच्चों, एक बात याद रखना, जब संसद के किसी भी सदन में रखा जाएगा तो संसद के दोनों सदनों को दो-तिहाई बहुमत से उस बिल को पास करना पड़ेगा और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद राष्ट्रपति को पद छोड़ना पड़ेगा। अगर संसद के दोनों सदनों में से दो-तिहाई बहुमत से, यानी दोनों सदन अलग अलग दो-तिहाई बहुमत से अगर बिल को पास नहीं करेंगे तो वो बिल पास नहीं माना जाएगा, यानी दोबारा नए सिरे से वाला बिल लाया जाएगा। अब बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति के कार्य व शक्तियों के बारे में। यानी भारत के राष्ट्रपति जो शक्तियां हैं वो 2 प्रकार से विभाजित की गई है, एक शांतिकालीन और दूसरी आपातकालीन। अब शांतिकालीन शक्तियों के बारे में देखते हैं। पहली शक्ति है, राष्ट्रपति संसद में बनाए जाने वाले प्रत्येक कानूनों पर हस्ताक्षर करता है और वह संसद के दोनों सदनों के अधिवेशनों को बुलाता है और स्थगित करता है। सेकंड है, संसद में कोई भी वित्त विधेयक राष्ट्रपति हस्ताक्षर के बिना पास नहीं किया जा सकता और राष्ट्रपति देश के वित्त मंत्री को शपथ भी दिलाता है। तीसरा है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल को शपथ दिलाता है तथा शासन के समस्त निर्णय राष्ट्रपति के नाम से ही लिए जाते हैं। और फोर्थ है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करता है। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रपति भारत की तीनों सेना थल, जल, वायु का सेनापति होता है और ये तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति भी करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा और आपातकाल की घोषणा भी करता है। बच्चों, बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में। अब देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352, 356, 360 में आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई हैं, जिनका प्रयोग राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर करता है। तो बच्चों, पहला 352 का पहला जो आपातकालीन शक्ति है वो है आक्रमण व शस्त्र विद्रोह होने की स्थिति पर। इसका आशय है, अगर किसी देश के किसी कोने या किसी राज्य या किसी देश के किसी हिस्से में भारी आक्रमण होने की संभावना है या राष्ट्रपति को अनुभव हो जाए या किसी देश और किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति को अवगत करा दे तो राष्ट्रपति उचित समझकर मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर आर्टिकल 352 का प्रयोग करके वहाँ आपातकाल की घोषणा कर सकता है। जब आपातकाल की घोषणा हो जाएगी, उस राज्य में जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो भंग हो जाएगी, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र का आ जाएगा, केंद्र प्राप्त हो जाएगा और देश में केंद्र का शासन स्थापित हो जाएगा। दूसरा है, संवैधानिक अवस्था विफल होने स्थिति पर। तो ये स्थिति 356 के तहत लगाई जाती है। अगर राष्ट्रपति को यह अनुभव हो जाए कि किसी हमारे देश में या देश के किसी राज्य या किसी हिस्से में वहाँ की गवर्नमेंट या संवैधानिक अवस्था विफल हो चुकी है, तो वहाँ पर राष्ट्रपति उचित समझे या वहाँ का राज्यपाल राष्ट्रपति को अवगत करा दे तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके वहाँ पर आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तीसरा, आर्थिक संकट होने की स्थिति पर राष्ट्रपति 360 का प्रयोग आर्थिक संकट होने की स्थिति पर लगाता है। अगर राष्ट्रपति को ये अनुभव हो कि किसी राज्य या देश के किसी में आर्थिक संकट फैल गए तो उस आर्थिक संकट की स्थिति होने पर राष्ट्रपति अपनी आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो ये जो हमने पढ़ा भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति के बारे में। अब बात करेंगे हम राज्य के राज्यपाल की रचना या गठन बताइए। तो इसकी पहली योग्यता है, तो इसकी पहली योग्यता में वे भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष या इससे अधिक हो, मतदाता सूची में उसका नाम हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, वे पागल व दिवालिया ना हो
और नेक्स्ट है वे किसी गंभीर अपराध का दोषी ना हो। तो अब इसकी नियुक्ति के बारे में बात करते हैं। राज्यपाल की, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति देश के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राज्यपाल केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है कार्यकाल। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया है और राष्ट्रपति इसकी अवधि और भी बढ़ा सकता है। तो यहाँ पर भी बताया गया है बच्चों, जो राज्यपाल होता है उसका कार्यकाल 5 वर्ष है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो इसका 5 वर्ष के अलावा और भी अवधि यानी कार्यकाल बढ़ा सकता है। इसकी अवधि समाप्त होने के पश्चात नए राज्यपाल की नियुक्ति होने तक वे अपने पद पर बना रहता है। अब बात करते हैं वेतन व भत्ते के बारे में। राज्यपाल को 3,50,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाता है। ये भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बाद किसी भी सरकारी पद पर आसीन व्यक्ति को दिया जाने वाला सबसे अधिक वेतन है। इसके अलावा राज्यपालों को कई तरीके के सरकारी भत्ते और सुविधाएं भी मुहैया कराई जाती हैं। अब बात करेंगे हम राज्य के राज्यपाल की कार्यवाही शक्तियाँ। इसकी पहली शक्ति है राज्यपाल मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। दूसरा है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही कानून बन पाता है। तीसरा है राज्यपाल विधानमंडल की बैठक को बुलाता है और स्थगित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, चौथा पॉइंट है राज्य के उच्च पदों पर नियुक्ति करने का अधिकार राज्यपाल को प्राप्त है। पांचवा है राज्यपाल आगामी वर्ष के बजट को पास भी करता है। 6 पॉइंट है राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। 7th है राज्यपाल कार्यपालिका का प्रधान होता है। बच्चों, ये हमने राज्य के राज्यपाल के बारे में पढ़ा। अब बात करेंगे राज्य के मुख्यमंत्री की रचना यानी गठन बताइए। तो इसकी पहली योग्यता है वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 25 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए, मतदाता सूची में उसका नाम हो, वे किसी लाभ के पथ पर ना हो, वे पागल व दिवालिया ना हो, वे किसी गंभीर अपराध का दोषी ना हो। अब बात करते हैं इसके कार्यकाल के बारे में कि राज्य के मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया है और वे इस अवधि से पहले भी त्यागपत्र दे सकता है। तो अब बात करेंगे नियुक्ति। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्यपाल इस संबंध में स्वतंत्र नहीं है, वे केवल विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। तो अब हमने जो पढ़ा वो गठन पढ़ा। अब बात करेंगे राज्य के मुख्यमंत्री की कार्यवाही शक्तियाँ। पहला कार्य है मुख्यमंत्री का सर्वप्रथम कार्य मंत्रिपरिषद का निर्माण करना है। दूसरा कार्य मुख्यमंत्री मंत्रियों के बीच कार्य का विभाजन करता है। तीसरा कार्य मुख्यमंत्री विधानसभा के बहुमत दल का नेता होने के कारण विधानसभा का नेतृत्व भी करता है। चौथा कार्य है बैठकों की संपूर्ण कार्यवाही मुख्यमंत्री के आदेशों के आधार पर चलती है। पांचवा कार्य राज्य के विभिन्न उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री राज्यपाल को परामर्श देता है। छठा कार्य राज्य सूची पर मंत्रिपरिषद द्वारा बनाए गए कानूनों मुख्यमंत्री की देखरेख में बनते हैं। और सातवां कार्य है मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच की कड़ी भी होता है। और आठवां कार्य है मुख्यमंत्री अपने दल का नेता भी होता है। ये राज्य के मुख्यमंत्री के कार्य बच्चे, इसे बहुत ध्यान से याद करिए। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नौकरशाही किसे कहते हैं, इसकी प्रमुख विशेषता बताइए। तो बच्चों ध्यान से रखना, नौकरशाही किसे कहते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में हर बार रिपीट हुआ है। तो नौकरशाही को अंग्रेजी भाषा में ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, जो फ्रांसीसी भाषा के शब्द ब्यूरो से बना है, जिसका अर्थ होता है डेस्क या लिखने की मेज। इस प्रकार नौकरशाही का अर्थ होता है डेस्क पर बैठकर काम करने वाले अधिकारियों के शासन से है, जिसमें कर्मचारी और अधिकारी भी आते हैं। ये नौकरशाही कहते हैं। अब बात करते हैं नौकरशाही की विशेषता। नौकरशाही की पहली विशेषता स्पष्ट कार्य विभाजन। बच्चों इसे ध्यान से रखना, हम थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि जो प्रशासन में काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी होते हैं उनका स्पष्ट कार्य विभाजन होता है, सबका कार्य बटा हुआ होता है। तो पियोन को क्या काम करना है, मैनेजर को क्या काम करना है, कैशियर को क्या काम करना है, तो हर पद जो होता है उसमें कार्य बटा हुआ होता है सबका। दूसरा पद सोपान पद्धति। तो बच्चों प्रशासन के अंदर पदों की वरीयता पाई जाती है, यानी पद सोपान पद्धति पाई जाती है। यानी जैसे कि ऊपर मैनेजर है, मैनेजर से नीचे दूसरा उसका असिस्टेंट होगा, फिर उसके नीचे ऐसे करते करते पदों की वरीयता पाई जाएगी। और तीसरा है तकनीकी विशेषताएं, क्योंकि हर जो नौकरशाही में अधिकारी होते हैं अपने अपने पद पर वो तकनीकी विशेषताएं पाई जाती हैं और वो अपने कामों में वो निपुण पाए जाते हैं, यानी सब अपने अपने काम को करने में एक्सपर्ट होते हैं। निश्चित समय
कि नौकरशाही नहीं, अधिकारी कर्मचारी जो होते हैं उनका एक निश्चित समय होता है, उनको पता है कि भाई हमें सुबह 9 बजे जाना है और 5 बजे हमारी छुट्टी होनी है, निश्चित समय के लिए उनकी ड्यूटी होती है। वेतन व भत्ते, सभी कर्मचारी अधिकारियों का वेतन और भत्ते बटे हुए होते हैं, सबको तनख्वाह भी मिलती है, उनको रिटायर होने के बाद फंड भी मिलता है और उनकी जो टीए जो होता है वो भी कटता है। इसके अलावा वेतन और भत्ते उनकी पद के आधार पर मिलते हैं, जैसा पद वैसे ही वेतन। अब है योग्यता प्रणाली, सभी का पद जो होता है वो अपनी योग्यता के आधार पर होता है और सभी जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं अपनी अपनी योग्यता के आधार पर वो अपने पदों को संभालते हैं। अब बात करते हैं बच्चों, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका में अंतर क्या है। तो नियुक्ति के संबंध में बात करते हैं, ध्यान से देखना, ये मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजनीतिक कार्यपालिका लोगों द्वारा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है, जबकि स्थायी कार्यपालिका योग्यता के आधार पर चुने जाते हैं। दूसरा पॉइंट है बच्चों, योग्यता के संबंध में अंतर। राजनीतिक कार्यपालिका के लिए शैक्षिक योग्यता निश्चित नहीं है, जबकि स्थायी कार्यपालिका के सदस्यों के लिए शैक्षिक योग्यता एक निश्चित की जाती है। थर्ड पॉइंट है कार्यकाल के संबंध में। राजनीतिक कार्यपालिका का कार्यकाल सदैव कुछ वर्षों के लिए निश्चित किया जाता है, जबकि स्थायी कार्यपालिका का कार्यकाल आयु की एक सीमा तक होता है। चौथा पॉइंट है राजनीतिक संबंध में। राजनीतिक कार्यपालिका स्पष्ट रूप से राजनीतिक दलों से संबंधित होती है, जबकि स्थायी कार्यपालिका के सदस्यों का राजनीतिक दलों से कोई संबंध नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्यपालिका किसे कहते हैं, इसके प्रमुख कार्य बताइए बच्चों। कार्यपालिका सरकार का दूसरा अंग होता है। विधानमंडल के बनाए हुए कानूनों को कार्यपालिका द्वारा, बेटा यहाँ पर कारण जो लिखा है यहाँ पर एक कानून है, तो ध्यान से देखिए, दोबारा बताता हूँ। कार्यपालिका सरकार का दूसरा अंग होता है। विधानमंडल के बनाए हुए कानूनों को कार्यपालिका द्वारा ही लागू किया जाता है। कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है, लेकिन संसदीय शासन व्यवस्था में इसकी संपूर्ण शक्ति संसद को प्राप्त हो गई है और ये नाम मात्र का शासक बन के रह गया है। तो इसके अब कार्यपालिका का कार्य है, जैसे कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करना, दूसरा शांति व्यवस्था को बनाए रखना, देश हित की नीति निर्धारण करना, नियुक्तियां करने और हटाने की शक्ति, विदेश नीति का निर्माण करना, सैनिक कार्रवाई, युद्ध की घोषणा करना, न्यायिक कार्य करना व न्यायाधीशों की नियुक्ति करना।